Is the screen visible to everyone? Please let me know. Is the screen visible to everyone? Okay. Let's wait for like 2 minutes for other people to join. Meanwhile, what we can do is we can revise whatever we have done, right? Okay. Let's just start the class. हम लोग आज क्या करेंगे? Let me know. Good morning. Okay. What we will do is आज हम लोग ना पहले जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको फिनिश करेंगे so that we can complete this chapter today itself, and then we will, जो भी टाइम बचेगा, then we will revise in that, right? रूल नंबर 6 तक हमने कर लिया था. हम लोग एक बार जनरल देख लेते हैं कि हमने किया क्या 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 था और अभी रहता क्या क्या है क्लास में. ठीक है, देखो. तो वी वर स्टडिंग दिस चैप्टर आर्टिकल्स, राइट? मैंने आपको क्या बोला था कि इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. आर्टिकल द को हम कहाँ यूज करेंगे? दैट वाज पार्ट 1, यानी रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, दैट वाज पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा? ए या एन आर्टिकल, जिनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, इनको हम कहाँ यूज करते हैं और इनके रूल्स क्या हैं, ये हमने देखे. और अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर. थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर क्या है? केसेस ऑफ ओमिशन ऑफ आर्टिकल. ऐसी कौन कौन सी केसेस हैं, ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जहां आपको आर्टिकल्स को क्या करना होता है? ओमिट करना होता है, यूज नहीं करना होता है, जहां पे आप नो आर्टिकल क्या करते हो? यूज करते हो. ठीक है, तो ये एक जो है वो आपका थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर वी आर डूइंग. इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा. ठीक है, एंड जो भी टाइम बचेगा, अभी इट्स 7:30. ठीक है, इसके बाद जो भी टाइम बचेगा, जितनी देर में भी हम ये रूल्स कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 के, उसके बाद जो भी टाइम बचेगा लाइक 20 मिनट्स 30 मिनट्स, व्हाट वी विल डू, एक तो हम ये पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे. ठीक है, दूसरी चीज, अगर फिर भी हमारे पास टाइम बचेगा तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, दिस इज हाउ वी विल परस्यू टुडेज क्लास. तो आज रिवीजन पहले ना करके, रिवीजन हमने लास्ट के लिए रखी है सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस थर्ड पार्ट टुडे, राइट? तो आई गेस वी शुड स्टार्ट द क्लास नाउ. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ओमिशन के रूल्स पढ़ रहे थे. और ओमिशन के रूल्स में हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था? हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि कोई भी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट दैट इज जनरल इन नेचर, कोई भी स्टेटमेंट दैट इज जनरल इन नेचर, उसमें आप बेसिकली क्या करोगे? उन स्टेटमेंट्स में अगर मैन, विमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वॉर, ये सब में से कोई भी वर्ड्स यूज हुए हैं और स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली बहुत जनरल है, तो उस केस में आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हो. दिस वाज रूल नंबर 1. ठीक है, रूल नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था? हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था, अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस गिवन है जिसमें नाउन से पहले कोई भी 3 वर्ड, कौन से 3 वर्ड? काइंड, सॉर्ट, टाइप ऑफ प्लस नाउन यूज किया हुआ है, ये 3 वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड यूज किया हुआ है नाउन से पहले, तो उस केस में आप ना तो यहाँ आर्टिकल यूज करते हो, ना ही नाउन से पहले आर्टिकल को क्या करते हो? यूज करते हो. ठीक है, आई होप रूल नंबर 2 भी क्लियर होगा और अब धीरे धीरे याद भी आ रहा होगा कि हमने क्या पढ़ा था.
रूल नंबर 3 देखो। रूल नंबर 3 हमने क्या पढ़ा था? रूल नंबर 3 हमने पढ़ा था कि अगर कभी भी किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी 3 वर्ड्स मेंशन्ड हैं जस्ट बिफोर द नाउन, नाउन से जस्ट पहले ये 3 वर्ड्स मेंशन्ड हैं, उस केस में भी आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। जैसे इस एग्जाम्पल में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इससे जस्ट पहले आपका एक वर्ड मेंशन्ड है रैंक। रैंक के पहले हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है, लेकिन ये फर्स्ट से पहले हमने आर्टिकल यूज किया है। क्यों आर्टिकल यूज किया है? क्योंकि हम डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज करते हैं? हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं किसी भी फिजिकल पोजिशन से पहले। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल पोजिशन को लिखने से पहले हम क्या यूज करते हैं? द। फिजिकल पोजिशन में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट। अभी फर्स्ट अगर ऐसे लिखा है तो थोड़ी ना द लिखोगे, तो द नहीं लिखोगे। अगर फर्स्ट ऐसे लिखा है तो डेफिनेटली आप द लिखोगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये फिजिकल पोजीशंस हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड लास्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल टॉप, बोलते हैं ना, आई फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड क्या है? हेवनली बॉडी। हेंस हमने यहाँ पे भी द यूज किया। एट द टॉप, टॉप क्या है? फिजिकल पोजीशन, तो यहाँ पे भी द यूज किया। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब इसमें एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन पड़ी थी। एक्सेप्शन पड़ी थी कि अगर पोस्ट या रैंक या टाइटल कोई भी स्पेसिफिक मेंशन्ड है, उस केस में फिर आप द यूज करोगे। जैसे इस एग्जांपल में कलेक्टर, पोस्ट ऑफ कलेक्टर स्पेसिफाई कर दिया उसने कि कौन सी पोस्ट की बात हो रही है, पोस्ट ऑफ कलेक्टर की बात हो रही है, हेंस यहाँ पे द यूज किया। महात्मा टाइटल जो था वो गांधी जी को दिया गया था, स्पेसिफिक टाइटल की बात हो रही है, हेंस यहाँ पे टाइटल से जस्ट पहले द मेंशन किया गया। राइट, कर्नल जो है वो रैंक है, और रैंक स्पेसिफाई किया गया स्टेटमेंट में, हेंस यहाँ पे क्या यूज किया गया? कौन सा आर्टिकल? द। ठीक है, लेकिन अगर ये पोस्ट, ये टाइटल और ये रैंक स्पेसिफाइड ना होता, इन जनरल सिर्फ यही वर्ड्स यूज किए होते, पोस्ट, टाइटल एंड रैंक, तो हम आर्टिकल फिर क्या ना करते? यूज ना करते। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब रूल नंबर 4 देखो। रूल नंबर 4 हमने क्या पढ़ा था कल? रूल नंबर 4 हमने पढ़ा था नो नाउन इज यूज बिफोर। तो कोई भी ऐसे वर्ड्स अगर आपको गिवन है, या प्रोनाउंस जिनको हम बोलते हैं गिवन है, तो उस केस में आप कोई भी आर्टिकल इससे पहले यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, माइन से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। माई फ्रेंड लिव्स इन दुबई, माई फ्रेंड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ कोई भी अगर ऐसा वर्ड यूज किया गया है, कल हमने शायद रैंडमली 2 और एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी वर्ड किसी स्टेटमेंट में यूज किया हुआ है, उससे जस्ट पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ठीक है, दिस वाज रूल नंबर 4 दैट वी स्टडीड यस्टरडे। अभी रूल नंबर 5 देखो। अभी रूल नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? रूल नंबर 5 भी बहुत इजी था। हमने पढ़ा था कम वर्ड, गो, ट्रैवल, जर्नी। ये 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, इन 4 वर्ड्स में, इन 4 वर्ड्स में, ये 4 इंग्लिश के वर्ड हैं, इनकी कोई भी फॉर्म हो सकती है। इन 4 वर्ड्स में 2 केसेस बनेंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या होगा? अगर इन वर्ड्स के बाद सेंटेंस में बाय कार, या बाय बस, या बाय ट्रेन, बाय जीप, बाय शिप, इस तरीके से कुछ भी मेंशन्ड है, तो आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। मतलब इन वर्ड्स के बाद अगर बाय स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। जैसे इस एग्जाम्पल में ही गोज टू स्कूल बाय बस। अभी क्या है? गो इज दी, गो की एक फॉर्म क्या हो जाएगी? गोज। ठीक है, ही गोज टू स्कूल बाय बस। अभी गोज के बाद बेसिकली बाय बस मेंशन्ड है, हेंस यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया हुआ। ठीक है, दूसरा केस क्या था कि आप आर्टिकल ए एंड एन यूज कर सकते हो। कब यूज करोगे? जब बाय की जगह क्या गिवन हो? इन गिवन हो। कि कैसे आया? इन कार आया, इन बस आया, इन ट्रेन आया, इन जीप आया, इन शिप आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल इन अ बस। अब यहाँ पे आर्टिकल यूज किया ना, तो इन जब भी गिवन होगा इन वर्ड्स के साथ, इन चारों वर्ड्स के साथ इन जब भी गिवन होगा, तो आप ए या एन में से आर्टिकल यूज करोगे। ए कब यूज करोगे? जब कोई भी ऐसा ऐसा व्हीकल का नेम मेंशन्ड है जो बेसिकली कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। ठीक है, और एन कब यूज करोगे? एन तब यूज करोगे जब ऐसा व्हीकल का नेम मेंशन्ड है जो बेसिकली किससे शुरू होता है? वॉवल से शुरू होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एरोप्लेन। राइट, ओके ओके।
तो ये आई गेस ये रूल भी क्लियर है सबको। उसके बाद देखो रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में मैंने बोला था कि मेटल्स जो है, मेटल्स के नाम के साथ अगर जनरली स्टेटमेंट में मेटल्स यूज किया गया है, कोई भी मेटल का नाम यूज किया गया है, तो उस केस में आपको आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आयरन इज अ यूजफुल मेटल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक मेटल की बात हो रही है, मेटल दैट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक प्लेस, या मेटल दैट इज ऑफ अ स्पेसिफिक क्वालिटी, या कोई भी ऐसा मेटल जो स्पेसिफाई कर दिया स्टेटमेंट में कि हम इस पर्टिकुलर मेटल के, इस पर्टिकुलर मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर मेटल की इस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप दो आर्टिकल यूज करोगे, जैसे कि द गोल्ड यूज्ड इन दिस ज्वेलरी। अभी कौन सी ज्वेलरी? दिस ज्वेलरी, इस ज्वेलरी में जो गोल्ड यूज्ड है दैट इज ऑफ द गुड क्वालिटी, राइट। द डायमंड्स इन साउथ अफ्रीका, कौन से डायमंड्स? जो स्पेसिफिकली कहाँ मिल रहे हैं? साउथ अफ्रीका में। हेंस यहाँ पे द यूज किया। आर चीपर देन दी डायमंड्स इन इंडिया। यहाँ पे द क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे इंडियन डायमंड्स की बात हो रही है, राइट। तो ये जो था दैट वाज रूल नंबर 6। ये भी हमने कल पढ़ लिया था, राइट। अभी देखो नेक्स्ट, आज हमें कहां से शुरू करना है? आज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रूल नंबर 7, ठीक है। अभी जो ओमिशन के रूल्स हैं वो बहुत सिंपल हैं, जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश करते जाएंगे और आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा, राइट। आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है, समझ आना वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अभी देखो रूल नंबर 7, जैसे रूल नंबर 6 पढ़ा था हमने कि मेटल्स को अगर स्टेटमेंट में जनरल सेंस में यूज किया गया है, जनरल सेंस में यूज किया गया है, तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी लिक्विड्स को अगर किसी भी स्टेटमेंट में जनरल सेंस में यूज किया गया है, तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी दिस इज अ जनरल फैक्ट, वी ऑल नो कि वाटर को बॉईल करने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वी ऑल नो दैट, राइट। सो यहाँ पे मैंने बेसिकली कोई भी आर्टिकल वाटर से पहले यूज नहीं किया है। वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, अब ये भी हम सबको पता है, इट इज यूजफुल फॉर लाइफ, हेंस यहाँ पे भी मैंने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है, राइट। अभी होगा क्या? अभी होगा क्या? इफ लिक्विड्स आर यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, अगर इनको किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जा रहा है, तो आप आर्टिकल को क्या, कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? द यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज नॉट पोर्टेबल। अभी द क्यों यूज किया? क्योंकि एक स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है ना। कौन से वाटर की? जो एक स्पेसिफिक पॉन्ड में है, ठीक है, उस वाटर की बात हो रही है जो इस पर्टिकुलर पॉन्ड में है। तो हेंस यहाँ पे क्या यूज किया? द यूज किया। The water of this pond is not potable. Potable मतलब it is not fit for drinking. Not fit for drinking. Potable का मतलब होता है not fit for. Potable का मतलब होता है fit for drinking. और क्योंकि यहाँ पे not लिखा है, तो hence it is not potable. That means it is not fit for drinking, right? तो ये the यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, the water of Dead Sea. अभी Dead Sea कहाँ है? टर्की, ठीक है। डेड सी, तो स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है। द वाटर ऑफ डेड सी हैज हाईएस्ट या हैज हाई सैलिनिटी लेवल्स, राइट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि डेड सी का जो वाटर है उसमें सॉल्ट लेवल्स या सैलिनिटी लेवल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है, डेड सी के वाटर की बात हो रही है, हेंस यहाँ पे द आर्टिकल जो है यूज किया गया है, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो लिक्विड्स के केस में भी आप सेम रूल फॉलो करोगे जैसे मेटल्स के केस में फॉलो कर रहे थे। अगर दोनों जनरल सेंस में, मेटल्स एंड लिक्विड्स, अगर दोनों को आप जनरल सेंस में यूज कर रहे हो स्टेटमेंट में, तो आप कोई भी आर्टिकल मत यूज करना, नो आर्टिकल इज यूज्ड, मिस द आर्टिकल। लेकिन अगर इन दोनों का यूसेज जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सेंस में हो रहा है, ठीक है, तो आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? आप द आर्टिकल को यूज करोगे, राइट। अभी देखो रूल नंबर 8, डिजीजेस के केस में भी सेम ही है। अगर जनरल सेंस में डिजीज गिवन है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, तो यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर लो, डिजीज, ठीक है। तो अभी हमने 3 रूल्स पढ़े, उसको हमने सिर्फ इतने से एक फ्लो चार्ट में क्या कर दिया, सम अप कर दिया, मेटल्स, लिक्विड्स, डिजीज, राइट। तो अपने शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाना जैसे मैंने ये साइड पे बनाया हुआ है, ठीक है। Diseases, if used in general sense, no article is required. For example, cancer is a fatal disease. अभी ये बहुत ही general है. We all know that it is a fatal disease, है ना? बोलते हैं ना जानलेवा disease है. तो yes, this is a general statement, hence no article is used.
ही डाइड ऑफ टीबी। अभी इसमें एक करेक्शन है, लेट मी जस्ट डू इट अभी साथ साथ ही। ओके, आई गेस नाउ इट इज फाइन। ही डाइड ऑफ टीबी। अभी ये भी बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, हेंस यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या नहीं यूज किया, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल टीबी से पहले, डिजीज के नाम से पहले नहीं यूज किया, राइट। तो तीन चीजें आप याद रखोगे। क्या तीन चीजें आप याद रखोगे? नंबर वन मेटल्स के केस में, नंबर टू लिक्विड्स के केस में, ठीक है, और नंबर थ्री डिजीजेस के केस में आपने क्या करना है। अगर जनरल सेंस में है तो नो आर्टिकल इज यूज, पर्टिकुलर सेंस में है तो द यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे डिजीजेस, if diseases are used in particular sense, the article is used, right? For example, the bird flu hit the city. अभी स्पेसिफिक डिजीज की यहाँ बात हो रही है, द बर्ड फ्लू, तो यहाँ पे द यूज किया। ऑल्सो ऑलवेज यूज द, और द तो अगर कोई भी ऐसा डिजीज मेंशन्ड है, फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, रिकेट्स, मम्स, प्लेग, ये चार डिजीजेस के नाम मैंने अलग से दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर ये सेंटेंस में गिवन है तो इनके नाम से पहले तो डेफिनेटली आप द यूज करोगे ही करोगे, राइट। तो ये देख लेना, जो क्वेश्चन आपको गिवन है या जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है, क्या उनमें इन डिजीजेस के नाम मेंशन्ड है। अगर इन डिजीजेस के नाम मेंशन्ड है तो आप द यूज करोगे। अगर स्टेटमेंट में कोई स्पेसिफिक डिजीज मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल द बर्ड फ्लू हिट द सिटी, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, उसमें आप ये द आर्टिकल को क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपके तीन रूल्स जो है वो अभी हमने देखे। कौन कौन से तीन रूल्स देखे हमने? जो तीन रूल्स देखे हैं वो देखे हैं, let me just erase it and rewrite it. ओके, तो कौन कौन से देखे हमने? देखा सबसे पहले मेटल्स के केस में, नंबर टू हमने क्या देखा, लिक्विड्स के केस में, और नंबर थ्री हमने क्या देखा, डिजीजेस के केस में, ठीक है। तो ये तीन रूल्स हमने पढ़े कि अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो नो आर्टिकल इज यूज, और अगर पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है तो हम द यूज करेंगे, राइट। और ये चार डिजीजेस के नाम हमने स्पेसिफिकली पढ़े हैं जिनके नाम के आगे द यूज होता ही होता है, राइट। ओके, तो इसी के साथ आई गेस वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। ये सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। और अपने शॉर्ट नोट्स में, याद है क्लास 1 से बोल रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाना इस तरीके से बनाना। अभी मैंने तीन अलग से ये रूल्स लिखे सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ द रूल्स, कि क्या उसमें एक्सेप्शन है और क्या है। लेकिन अब आपको जब समझ आ गया है तो आपके शॉर्ट नोट्स जो हैं वो इस तरीके से बने होने चाहिए, राइट। इस तरीके से कीवर्ड्स को यूज करते हुए आपके शॉर्ट नोट्स जो है वो बने होने चाहिए, ताकि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रखने में प्रॉब्लम ना हो और कम टाइम में आप ज्यादा ज्यादा चीजों को क्या कर सको, याद कर सको। तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने नोट्स कैसे बना रहे हो। अगर आपके नोट्स बहुत कंसाइज है तो इस तरीके से बने हुए हैं तो डेफिनेटली आपको चीजें याद रहेंगी, और अगर आपको कीवर्ड्स याद रहेंगे तो आप पूरा रूल कभी भी भूलोगे ही नहीं, राइट। तो उस तरीके से अपने नोट्स को क्या करना, बनाना। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 9। अभी देखो रूल नंबर 9 क्या है। रूल नंबर 9 जो है, व्हाट इज इट, इट इज गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी सेम है। अगर जनरल सेंस में यूज किया गया है तो नो आर्टिकल इज यूज, और अगर पर्टिकुलर सेंस में है तो दो आर्टिकल यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो, क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, यस वी ऑल नो दैट। सब लोग क्रिकेट के बहुत सब हमें इंडिया में बहुत फैंस मिल जाएंगे क्रिकेट के, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फुटबॉल इज अ पॉपुलर वर्ल्ड स्पोर्ट, वो भी हमें पता है कि फुटबॉल जो है वो वर्ल्ड लेवल पे काफी पॉपुलर है, ठीक है। तो क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, फुटबॉल इज अ वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट। इनसे पहले हमने बेसिकली क्या नहीं यूज किया, कोई आर्टिकल भी यूज नहीं किया। लेकिन अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो एक पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है तो हम दो आर्टिकल यूज करेंगे। कैसे पर्टिकुलर सेंस में गेम्स की बात हो सकती है या स्पोर्ट्स की? द फुटबॉल ऑफ मोहन बगान इज लाइक्ड बाय ऑल। अभी ही इज द प्लेयर ऑफ फुटबॉल एंड ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, ठीक है। अभी बोला जाता है कि उनका फुटबॉल इज लाइक्ड बाय ऑल, हेंस यहाँ पे एक स्पेसिफिक तरीका जो फुटबॉल खेलने का है, एक पर्टिकुलर पर्सन का, उसकी बात हो रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बेसिकली क्या यूज किया, द यूज किया, ठीक है। इसी तरीके से क्रिकेट का कोई भी प्लेयर है, अगर कोई फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, अगर कोई बाउलिंग बहुत अच्छी करा रहा है और उसके स्पेसिफिक में गेम को सेंटेंस में मेंशन किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली क्रिकेट से पहले क्या मेंशन करोगे, द क्रिकेट ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेयर। इस तरीके से अगर स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करोगे,
वहां पे द आर्टिकल को यूज करोगे, ठीक है। तो अब हमारी ये लिस्ट थी 3 की, मेटल्स, लिक्विड्स, डिजीज, और यहाँ पे हमने गेम्स एंड स्पोर्ट्स को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप ये समझ आया होगा सबको। रूल नंबर 10 देखो, रूल नंबर 10 क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड इन जनरल सेंस इफ यूज्ड इन जनरल सेंस नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, अगर उसको जनरल सेंस में यूज करोगे तो बेसिकली क्या करना है, कोई भी आर्टिकल आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये मैं आपको बता देती हूँ। नाउन हमने क्या पढ़ा था, नाउन हमने पढ़ा था इट कुड बी द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है नाउन, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, देखो, अगर किसी चीज की क्वालिटी की बात की जा रही है, किसी फीलिंग की बात की जा रही है, ठीक है, तो कैन यू सी दैट, कैन यू सी दोज थिंग्स, कैन यू टच दोज थिंग्स, नो ना। सो एनीथिंग, एनीथिंग जो बेसिकली क्या है, आप देख नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, कुछ भी नॉन फिजिकल चीज, नॉन फिजिकल चीज, ठीक है, कुछ भी जिसको आप ना तो देख सकते हो ना टच कर सकते हो, बट यू कैन फील इट, यू नो इट इज देयर, यू कैन फील इट। तो ऐसी चीजों को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम, अभी फ्रीडम, कैन यू सी द फ्रीडम, कैन यू टच द फ्रीडम, नो, बट यू कैन फील द फ्रीडम, राइट। फॉर एग्जाम्पल लव, कैन यू सी द लव, can you feel can you touch the love, no, you cannot, it is a non physical call, it is a non physical element, right। तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में क्या होंगे, कंसिडर होंगे। तो कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी फीलिंग, फॉर एग्जांपल सैडनेस, यू कैन फील द सैडनेस, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट, राइट। फॉर एग्जांपल अडल्टहुड, ठीक है, अभी अडल्टहुड को आप क्या नहीं कर सकते, यू जस्ट कैन फील इट, राइट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, कैन यू टच द गवर्नमेंट, कैन यू नो, इट इज जस्ट एन एंटिटी, हमें पता है एग्जिस्ट करती है, हमें उसका एग्जिस्टेंस पता है, बट कैन यू सी द गवर्नमेंट इन, यू नो, लाइक इन द फिजिकल, उसमें क्या आप उसको फिजिकल डायमेंशन में देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो ऐसी कुछ भी चीजें जो नॉन फिजिकल हैं, जिनको आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, बट यू कैन फील देम, उन सबको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, उन सबको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, राइट। we categorize them in the category of abstract noun। तो abstract noun जब भी कुछ given है, अगर जनरल सेंस में स्टेटमेंट में यूज किया है तो आर्टिकल मत यूज करना, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर सेंस में गिवन है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज द आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल, इन सबके केसेस में ही हम बेसिकली अगर आर्टिकल यूज करेंगे तो द यूज करेंगे, एल्स हम आर्टिकल यूज करेंगे ही नहीं, तो दो ही केसेस बनते हैं, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो, अब एग्जांपल्स देखो इसके, जनरल सेंस में कैसे स्टेटमेंट गिवन होगा, इस तरीके से स्टेटमेंट गिवन होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अभी यूनिटी को देख सकते हो आप, नहीं, यू कैन नॉट सी यूनिटी, बट यू कैन फील इट ना। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हेंस यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कैन यू सी ऑनेस्टी, नो, बट वी कैन फील इट, राइट। और उसके बाद बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, बिकॉज दीज आर जनरल स्टेटमेंट्स, राइट। नॉलेज इज पावर, तो अभी नॉलेज, कैन यू टच द नॉलेज, कैन यू सी द नॉलेज, नो, बट वी कैन फील इट। कोई अगर इंटेलिजेंट है, किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, हम उसको फील कर सकते हैं बाय द वे ही इज एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स एंड द बाय द वे इज, यू नो, परफॉर्मिंग इन एग्जाम्स, और कुछ भी इन जनरल, एट जनरल लेवल, ठीक है। तो यू कैन व्हाट, यू कैन फील इट, राइट। हेंस यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, इट इज अ जनरल स्टेटमेंट। पॉवर्टी इज कर्स, अभी पॉवर्टी देख नहीं सकते, बट यस, अगर कोई इंसान को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है टाइम पे, ठीक है, किसी इंसान के पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है, किसी इंसान के पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है, तो उस केस में यू कैन फील द पॉवर्टी, राइट। ओके, यू कैन नॉट टच द पॉवर्टी, ओके। तो हेंस ये जो ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही जनरल सेंस में यूज किया हुआ है, उस केस में आप क्या करोगे, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, बट देन पर्टिकुलर सेंस में अगर गिवन है तो यस, यू आर गोइंग टू यूज द आर्टिकल, ठीक है। अब पर्टिकुलर सेंस में कैसे होगा वो देखो, लेट मी जस्ट इरेज द बोर्ड फॉर यू, जस्ट गिव मी 1 second।
ओके, आई होप इट इज विजिबल नाउ, राइट? अभी देखो, अभी अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक पर्टिकुलर सेंस में यूज किया गया है, तो आप उस केस में बेसिकली क्या करोगे? उस केस में व्हाट यू विल डू, उस केस में आप क्या करोगे? द आर्टिकल को यूज करोगे। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलर सेंस में कैसे यूज किया जा सकता है वो इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। द ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर, कौन सा बेगर? ओल्ड बेगर। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बेगर की बात की जा रही है, ठीक है? हेंस यहाँ पे ऑनेस्टी से पहले द यूज किया। द ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन, ठीक है? तो किसकी बात की जा रही है? एक स्पेसिफिक बेगर की ऑनेस्टी। अब उस बेगर की ऑनेस्टी को आप देख तो नहीं सकते हो, है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट क्योंकि एक स्पेसिफिक इंसान के कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज किया जा रहा है, हेंस यहाँ पे द आर्टिकल को क्या किया गया? यूज किया गया। तो इस लिस्ट में एक फिफ्थ चीज जो आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? तो क्या ऐड करोगे? यू विल ऐड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? ओके, तो ये था आपका रूल नंबर 10। अभी चलो रूल नंबर 11 पे चलो। व्हाट इज रूल नंबर 11? लेट्स मूव ऑन टू इट। देखो, अभी रूल नंबर 11 बेसिकली क्या है? रूल नंबर 11 भी बहुत सिंपल है, दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। लेट मी जस्ट इरेज द बोर्ड। ओके, ठीक है। अभी रूल नंबर 11 देखो। रूल नंबर 11 जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस, ठीक है? लैंग्वेजेस क्या होती है? कोई भी भाषा जो हम बोलते हैं या हम जिसमें बात करते हैं, अगर उनको जनरल सेंस में यूज किया गया है तो आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अभी जनरल सेंस में कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है? ये बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में मैक्सिमम बोले जाने वाली लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? इंग्लिश है। हेंस इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो यहाँ पे इंग्लिश से पहले हमने क्या नहीं यूज किया? कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द मॉडर्न लैंग्वेजेस, राइट? तो अभी यहाँ संस्कृत जो है, संस्कृत से पहले मैंने द यूज नहीं किया है क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत जनरल है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ठीक है? हमें पता है बहुत सारी लैंग्वेजेस, ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, यू नेम अ लैंग्वेज, और हर एक लैंग्वेज जो है वो कहाँ से ड्रिवन है? वो संस्कृत से ड्रिवन है। तो सोर्स जो है किसी भी लैंग्वेज का वो मेनली क्या है? संस्कृत। अभी इंग्लिश लैंग्वेज भी संस्कृत से ही ड्रिवन है, ठीक है? हिंदी लैंग्वेज भी संस्कृत से ही ड्रिवन है, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो संस्कृत से ड्रिवन है। हेंस ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है अबाउट दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, संस्कृत। इसलिए यहाँ पे मैंने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया, राइट? तो यहाँ पे अपने लिस्ट में एक और चीज ऐड कर लो, लैंग्वेज, राइट? लैंग्वेज के केस में भी अगर जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्या नहीं करेंगे? नो आर्टिकल इज यूज्ड, राइट? लेकिन लैंग्वेज के केस में फिर एक एक्सेप्शन है, दो केसेस। अभी इन सब पर्टिकुलर पॉइंटर्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, मेटल्स, लिक्विड्स, डिजीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम लोग इनमें ना क्या पढ़ रहे थे कि जनरल सेंस में स्टेटमेंट है तो हम कोई आर्टिकल यूज ही नहीं करेंगे। नंबर वन हमने ये पढ़ा। बट देन सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी थी कि अगर पर्टिकुलर सेंस में है तो हम बेसिकली कौन सा आर्टिकल यूज कर रहे थे? द यूज कर रहे थे, ठीक है? बट लैंग्वेज में केस में एक चीज अलग हो जाएगी। क्या अलग हो जाएगी? टू देयर टू केसेस। टू केसेस क्या होंगे? नंबर वन, द आर्टिकल विल बी यूज्ड। कब यूज होगा द आर्टिकल? अगर लैंग्वेज से पहले लैंग्वेज का नाम मेंशन्ड है, ठीक है? अगर लैंग्वेज से पहले लैंग्वेज का नाम मेंशन्ड है तो आप द आर्टिकल को यूज करोगे। जैसे कि ही कैनॉट स्पीक द रशियन लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज वर्ड रिटन है बट लैंग्वेज से पहले लैंग्वेज का नेम भी मेंशन्ड है, तो उस केस में मैंने यहाँ क्या मेंशन किया? द मेंशन किया। अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। हमने क्या पढ़ा था? द आर्टिकल को हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, जब जब हमें ये बताना होता है कि कोई नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या किसी नाउन को की पर्टिकुलरली हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम रशियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? विच इज अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। ऐसा तो नहीं है कि रशियन बहुत सारी लैंग्वेज, रशियन देर आर मेनी टाइप ऑफ रशियन लैंग्वेजेस, राइट? तो रशियन लैंग्वेज एक ही टाइप की है, एक ही की बात हो रही है यहाँ पे। तो डेफिनेट लैंग्वेज यानी कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात हो रही है जिससे पहले हमने दो आर्टिकल को क्या किया? यूज किया।
ठीक है। तो लैंग्वेज अगर जनरल सेंस में यूज हुआ है वर्ड, तो आप नहीं भी यहाँ पे बेसिकली यूज कर रहे आर्टिकल को, बट देन लैंग्वेज से पहले अगर उसका नाम गिवन है, फॉर एग्जाम्पल द रशियन, तो हमने द आर्टिकल को क्या किया, यूज किया। ठीक है। अगर सेंटेंस में द वर्ड ट्रांसलेट इज यूज्ड, और अगर सपोज मानो कोई भी सेंटेंस है जैसे कि ये, उसमें अगर ये वाला वर्ड गिवन है, ट्रांसलेट यूज किया गया है, तो भी आप बेसिकली क्या करोगे, द को यूज। देखो इसमें दिस पैरा हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम जर्मन, तो आप द को इसमें यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि द वर्ड ट्रांसलेटेड इज यूज्ड। ठीक है। अभी यहाँ पे लैंग्वेज के नाम से पहले द आर्टिकल यूज नहीं किया, तो यहाँ पे द जो है वो एक ही केस में यूज हो रहा है, जब किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात की जा रही है, लैंग्वेज वर्ड लिखा है, और उस लैंग्वेज वर्ड से पहले क्या लिखा है, लैंग्वेज का नेम ऑफ द लैंग्वेज इज रिटन। ठीक है। नेम ऑफ द लैंग्वेज इज रिटन, राइट। तो उस केस में आप क्या यूज कर रहे हो, द यूज कर रहे हो। बट देन अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे ट्रांसलेशन की बात हुई है या ट्रांसलेटेड वर्ड जो है वो यूज किया गया है, उस केस में आप द आर्टिकल को यूज नहीं करोगे, राइट। सो देयर आर टू केसेस दैट आर देयर विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर रूल ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। इसको दोबारा से देखते हैं। देखो, लैंग्वेज को अगर जनरल सेंस में यूज किया तो नो आर्टिकल, लेकिन लैंग्वेज को अगर आप दो केसेस में, दो केसेस बनते हैं, कौन से केसेस बनते हैं जहां आप दो आर्टिकल जो यूज करोगे। नंबर वन क्या है, अगर लैंग्वेज से पहले लैंग्वेज का नाम मेंशन्ड है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। बट देन अगर वर्ड ट्रांसलेट यूज किया हुआ है किसी स्टेटमेंट में, फॉर एग्जाम्पल दिस पैरा हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम जर्मन, अब इस केस में मैंने यहाँ पे द यूज नहीं किया है। ठीक है। जर्मन इज ऑल्सो लैंग्वेज, और यहाँ लैंग्वेज भी स्पेसिफिक है। ऐसा तो नहीं है कि जर्मन, पूरे वर्ल्ड में बहुत मल्टीपल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, जर्मन वन टाइप ऑफ लैंग्वेज है जो एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जा रही है ना। तो भी यहाँ पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में मेंशन्ड होने के बाद भी यहाँ पे द यूज नहीं किया। ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट इस तरीके से फ्रेम्ड है, तो ये रूल आप एक एक्सेप्शनल है, ये याद रखना। क्योंकि इसको भूल सकते हो, फ्रॉम द जर्मन आपको लगेगा लैंग्वेज के नाम से पहले यूज करना है, मैम ने बोला था, बट लेकिन इस केस में आप यूज नहीं करोगे। ठीक है। इसको याद रखना अलग से। ओके, I hope it is clear to everyone. With this, I am moving on to the next rule. Next rule basically क्या है आपका? Next rule is rule number 12, right? अभी सारे rules इसी format में आएंगे, तो easy होगा आप लोगों के लिए याद रखना। देखो रूल नंबर 12 क्या है। अगर आपको किसी स्टेटमेंट में, क्वेश्चन पेपर में, या फिर वैसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो, नेम ऑफ द सीजन गिवन है और जनरल सेंस में गिवन है, तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, राइट। For example, summer is a hot season. This is a very general statement. We all know it is a hot season, right? Hence, no article is used here. But name of the seasons अगर particular sense में use किया गया है, तो आप the article को क्या करोगे? Use करोगे. Particular sense में name of the season को कैसे use किया जा सकता है? देखो, the summer of the western part of Rajasthan. ठीक है. अभी for example, this is India. ठीक है. ठीक है। अभी यहाँ पे वी ऑल नो कि राजस्थान जो है इट लाइज समवेयर हियर। ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट राजस्थान का भी कौन सा पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, यानी ये वाला पार्ट जहाँ पे थार डेजर्ट है, राइट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक समर्स की बात कर रहा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान की समर्स की बात कर रहा है। ठीक है। तो हेंस यहाँ पे ये बेसिकली क्या आ गया, द समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस, राइट। तो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में सीजन को क्या किया गया, यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज किया हमने, द। इसी तरीके से किसी भी सीजन को स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी भी क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको उससे पहले क्या यूज करना है, द यूज करना है। लेकिन अगर स्टेटमेंट इज अबाउट द सीजन एंड नेम ऑफ द सीजन गिवन है और जनरल सेंस में गिवन है स्टेटमेंट में, तो आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अभी रूल नंबर 13 देखो, नेम ऑफ द वीकडेज। वीकडेज के क्या नाम होते हैं, हम पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दीज ऑल आर नेम ऑफ द वीकडेज। अगर इनको जनरल सेंस में यूज किया है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अभी ये भी बहुत जनरल स्टेटमेंट है, सबको पता है कि संडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक है। ठीक है। तो इस केस में मैंने यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। बट अगर नेम ऑफ द वीकडेज आर यूज इन अ पर्टिकुलर सेंस, तो कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, द। पर्टिकुलर सेंस में कैसे, द संडे ऑफ द लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग। अभी लास्ट वीक के संडे की बात हो रही है,
एक पर्टिकुलर संडे की बात हो रही है, इन जनरल बात नहीं हो रही है। कौन से संडे की बात कर रहा है? लास्ट वीक के संडे की बात कर रहा है, राइट? तो हेंस यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? द यूज किया, राइट? तो वीकडेज के केस में भी सेम रूल लग रहा है, सीजन्स के केस में भी सेम रूल लग रहा है, ठीक है? अब देखो, नेम ऑफ द मंथ्स, इफ यूज्ड इन जनरल सेंस नो आर्टिकल इज यूज्ड। नेम ऑफ द मंथ्स हम सबको पता है, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, राइट? देयर आर 12 मंथ्स। अब ये 12 मंथ्स के बारे में अगर स्टेटमेंट में कोई भी जनरल स्टेटमेंट गिवन है, कोई भी जनरल सेंस में यूज किया है नेम ऑफ द मंथ, तो आप कोई आर्टिकल यूज मत करना। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, वी ऑल नो दैट जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, राइट? अभी फर्स्ट मंथ है जनवरी, ठीक है? उसके बाद बेसिकली क्या आएगा? नेम ऑफ द मंथ्स यूज्ड इन दी पर्टिकुलर सेंस। लेकिन अगर यही नेम ऑफ द मंथ को आप पर्टिकुलर सेंस में यूज करोगे तो आर्टिकल कौन सा यूज करोगे? द। जैसे कि द जनवरी ऑफ 2013 वॉज वेरी कोल्ड। अभी कौन सी जनवरी की बात हो रही है? 2013 की जनवरी की बात हो रही है। हेंस यहाँ पे नेम ऑफ द मंथ से पहले क्या यूज किया? द। ठीक है? तो आपको बहुत इजी कर दिया मैंने केसेस ऑफ ओमिशन याद रखना, क्योंकि इनका फॉर्मेट मैंने सेम रखा। जनरल सेंस में होगा तो आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे, पर्टिकुलर सेंस में होगा तो द यूज करोगे। लैंग्वेज के केस में एक एक्सेप्शन पड़ा था, उसको अलग से याद रखोगे। दो केसेस पढ़े थे। पहला केस क्या पढ़ा था? अगर द हम कहाँ यूज करेंगे? अगर नेम ऑफ द लैंग्वेज जो है वो बेसिकली क्या है, मेंशन्ड है जस्ट लैंग्वेज वर्ड से पहले, तो इस केस में तो हम द यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट में वर्ड ट्रांसलेटेड मेंशन्ड है, ठीक है, और ये पता चल रहा है कि ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम वन टू दी अनदर लैंग्वेज, तो उस केस में आप द यूज नहीं करोगे, ठीक है? सिंपल, ठीक है? तो ये रूल नंबर 14 हो गए। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। एंड क्योंकि बहुत इजी रूल्स हैं, इसलिए आई एम नॉट स्ट्रेसिंग अपॉन दीज रूल्स अ लॉट कि मैं उसको बार बार समझा रही हूँ। बहुत इजी है और एक ही फॉर्मेट में है, तो इजीली आपको समझ आ भी रहा होगा, राइट? अभी नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 15, अगेन ऑन द सेम पैटर्न। पार्ट्स ऑफ द डे। अभी डे के पार्ट्स क्या होते हैं? जैसे हमने क्या पढ़ा? जैसे हमने पढ़ा कि वीक डेज क्या थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंथ्स का हमने देखा, मंथ्स क्या होते हैं। तो ईयर के भी जैसे पार्ट्स हैं मंथ्स, ईयर्स को मंथ्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? जनवरी, फरवरी। वैसे एक डे जो है, डे के भी क्या होते हैं? वेरियस पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग दिस क्लास इन द मॉर्निंग। उसके बाद क्या हो जाएगा? आफ्टरनून हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इवनिंग हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा, ठीक है? सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द डे, राइट? तो पार्ट्स ऑफ द डे के बारे में ये रूल बात कर रहा है। पार्ट्स ऑफ द डे को अगर जनरल सेंस में यूज किया गया है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी। अभी मॉर्निंग जो है यहाँ पे जनरल सेंस में यूज किया गया। हमें पता है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो तो इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी एंड टू यू नो लर्न थिंग्स। तो यहाँ पे मॉर्निंग जो है वो बेसिकली जनरल सेंस में यूज किया गया, हेंस नो आर्टिकल इज यूज्ड। बट पार्ट्स ऑफ द डे को भी अगर पर्टिकुलर सेंस में यूज किया गया है तो फिर आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? द ही यूज करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, आई विल मीट यू टुमारो इन द मॉर्निंग। अभी मैं तुमसे मिलने आऊंगी कब? कल की सुबह, कल जो सुबह होगी तब। तो यहाँ कौन सी मॉर्निंग की बात हुई है? टुमारो मॉर्निंग की बात हुई है। तो मॉर्निंग इज यूज इन अ पर्टिकुलर सेंस, एक पर्टिकुलर मॉर्निंग की बात हो रही है। तो जब भी पर्टिकुलर चीज की बात होती है तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द यूज करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल का यूज हमने यही पढ़ा था कि नाउन, जब भी किसी पर्टिकुलर नाउन की बात होगी तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? द यूज करेंगे। अगर आपको रूल्स नहीं भी याद रहे, सपोज इतने सारे रूल्स हैं, आप कोई भी रूल भूल भी जा रहे हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको ये चीज याद है कि डेफिनेट आर्टिकल को तो हम तब यूज करते हैं जब कोई नाउन हमें पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया हो, ठीक है? अगर आपको इतनी सी भी बात याद रह जाएगी तो भी आपका स्टेटमेंट जो है, आप उसमें आंसर करेक्ट मार्क करके आ पाओगे, ठीक है? ओके, आई होप रूल नंबर 15 इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? तो पार्ट्स ऑफ द डे में भी देखा। अभी देखो रूल नंबर 16 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 16 बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर वर्ड्स जो इस ब्रैकेट में मेंशन्ड है, ठीक है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, ठीक है? डिनर से पहले कई बार जब भूख लगती है तो हम लोग वो इवनिंग स्नैक्स वगैरह कुछ खाते हैं, तो उसको सपर बोला जाता है, ठीक है? तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड सपर, ठीक है? अगर इनको जनरल सेंस में यूज किया गया है तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे।
बट देन अगर पर्टिकुलर सेंस में यूज किया गया है तो आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? द। अब जनरल सेंस में कैसे होगा? देखो, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द डे, ठीक है? मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट मील है पूरे दिन की। दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, हेंस ब्रेकफास्ट से पहले मैंने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया, राइट? अभी देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है पर्टिकुलर सेंस में इन वर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हो? द ब्रेकफास्ट टुडे वाज वेरी डिलिशियस। अभी कौन से ब्रेकफास्ट की बात हो रही है? एक पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट, आज के ब्रेकफास्ट। रोज का ब्रेकफास्ट नहीं बोल रहा वो कि डिलिशियस रहता है, वो बोल रहा है आज का ब्रेकफास्ट जो था काफी डिलिशियस था। तो आज का जो ब्रेकफास्ट है वो स्पेसिफाई कर दिया उसने, टुडेज ब्रेकफास्ट, राइट? तो उस केस में मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? द आर्टिकल को क्या किया? यूज किया, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये चार वर्ड्स भी आप स्पेसिफिकली याद रखोगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड सपर। अगर जनरल सेंस में यूज हुए हैं तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस में यूज हुए हैं तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? द। क्योंकि द आर्टिकल हम कब यूज करते हैं? जब किसी पर्टिकुलर नाउन की क्या हो रही होती है? बात हो रही होती है, ठीक है? तो स्टेटमेंट पढ़ के अगर आपको वैसे ही लग रहा है कि एक पर्टिकुलर नाउन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो भी आप द यूज कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा, बिकॉज रूल ही वो है, बेसिक जो रूल है वो वही बोलता है, राइट? अभी देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? रूल नंबर 17। व्हाट इज रूल नंबर 17? रूल नंबर 17 बोल रहा है इफ विजिटिंग टू प्लेसेस, देखो आप स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पर्टिकुलर पर्सन, ही इज गोइंग टू सम प्लेस, ठीक है? अब वो प्लेस क्या है? वो प्लेस इनमें से कोई भी प्लेस हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, मॉस्क हो सकता है, चर्च हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, पुलिस स्टेशन हो सकता है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, होटल, या कोई भी और प्लेस, एनी अदर प्लेस, ठीक है? लेकिन अगर ये पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर प्लेस पे प्राइमरी पर्पस को फुलफिल करने के लिए जा रहा है, अभी प्राइमरी पर्पस क्या होगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू अ सिनेमा हॉल, इफ यू आर गोइंग टू अ पीवीआर, तो आप प्राइमरी पर्पस क्या होगा पीवीआर जाने का? मूवी देखने जा रहे हो तब भी आप पीवीआर जा रहे हो, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि आपको खाना खाना था इसलिए आप पीवीआर चले गए, नहीं ना? तो पीवीआर जाने का प्राइमरी पर्पस क्या होगा? मूवी देखना, ठीक है? तो इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू दिस प्लेस, और किस लिए जा रहा है? प्राइमरी सॉरी, प्राइमरी पर्पस को फुलफिल करने के लिए जा रहा है, तो उस केस में आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, नो आर्टिकल इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू चर्च, अभी चर्च में ऐसा तो नहीं है कि वो किसी का पता लेने जा रहा है, somebody is not well and the person is going to church to know about the whereabouts of that person, ऐसा नहीं है ना? चर्च में वो प्रे करने ही जा रहा है, तो प्राइमरी पर्पस ऑफ गोइंग टू द चर्च इज व्हाट? डूइंग प्रेयर्स। अभी अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, इफ यू गोइंग टू यूनिवर्सिटी, व्हाई वुड यू गो टू यूनिवर्सिटी? आप डेफिनेटली आप पढ़ने जा रहे हो यूनिवर्सिटी, यू आर गोइंग टू डू योर डिग्री, ठीक है? तो आप क्या करने जा रहे हो? पढ़ने। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ गोइंग टू दी यूनिवर्सिटी वुड बी व्हाट? स्टडिंग, राइट? तो जहां पे आप जिस भी प्लेस को विजिट कर रहे हो, अगर सेंटेंस पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि उस प्लेस पे जाना जो था वो उस प्लेस पे प्राइमरी पर्पस को फुलफिल कर रहा है, तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, राइट? एयरपोर्ट जा रहे हो आप, मे बी टू बोर्ड द प्लेन, कहीं आप जा रहे हो या अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने, ठीक है? तो उस तरीके से प्राइमरी पर्पस अगर फिल हो रहा है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे? कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल डेली, अभी स्कूल डेली जो है वो पढ़ाई के लिए ही जाया जाता है, तो ही गोज टू स्कूल डेली, राइट? अभी यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। शी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर चेकअप, अभी हॉस्पिटल किस लिए गए? रेगुलर चेकअप के लिए। और हॉस्पिटल हम यूजुअली रेगुलर चेकअप्स के लिए ही जाते हैं, प्राइमरी पर्पस तो हॉस्पिटल जाने का यही होगा ना, कि आप ठीक नहीं हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है एंड यू नीड द डॉक्टर्स कंसल्टेशन, ठीक है? अपना चेकअप कराने जा रहे हो, कोई टेस्ट कराने जा रहे हो अपना, तो वो प्राइमरी पर्पस है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल से पहले मैंने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, ठीक है? सो व्हेन यू आर विजिटिंग अ प्लेस एंड विजिट करना प्लेस को जो प्राइमरी पर्पस फुलफिल कर रहा है, तो कोई भी आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर आप इन प्लेसेस पे किसी अदर पर्पस से जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप दो आर्टिकल को यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल जा रहे हो बट अपने लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने किसी फ्रेंड का पता लेने जा रहे हो, ठीक है? आप स्कूल तो जा रहे हो बट खुद नहीं जा रहे हो, मे बी अपनी किसी नीज को या नेफ्यू को ड्रॉप करने जा रहे हो, ठीक है? या अपनी नीज या नेफ्यू के या अपने खुद के अपने खुद के बच्चे के पीटीएम में जा रहे हो, ठीक है? तो कुछ भी ऐसा ऐसा रीजन
जो प्राइमरी रीजन नहीं है आपके जाने का, लेकिन कुछ और रीजन है, तो उस केस में आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो? द आर्टिकल को यूज करते हो। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में देखो, ही इज गोइंग टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। अभी स्कूल जाने का प्राइमरी पर्पस क्या होगा? पढ़ना। अभी अगर वो पढ़ने नहीं जा रहा है तो क्या करने जा रहा है? अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पे मैंने द आर्टिकल यूज किया, बिकॉज यहाँ पे अदर पर्पस के लिए स्कूल जाया जा रहा है, राइट? तो इस चीज को ध्यान में रखना। शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हर सिक फ्रेंड। अभी द हॉस्पिटल, यहाँ पे तो मैंने हॉस्पिटल से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया, स्कूल से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे स्कूल जाया जा रहा था टू फुलफिल द प्राइमरी पर्पस, पढ़ाई के पर्पस से। यहाँ पे हॉस्पिटल जाया जा रहा था एक रेगुलर चेकअप के लिए, तो प्राइमरी पर्पस फुलफिल हो रहा है। बट यहाँ पे अदर पर्पस के लिए जाया जा रहा है। अदर पर्पस क्या है? अदर पर्पस है वो स्कूल जा रहा है अपने फ्रेंड से मिलने, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटल जा रही है, वो किस लिए जा रही है? अपनी सिक फ्रेंड से मिलने, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस की जगह जब कुछ और पर्पस होता है जिसको आप फुलफिल कर रहे हो एक जगह पे विजिट करने का, उस केस में आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो? द आर्टिकल यूज करते हो। बट देन अगर प्राइमरी पर्पस ही फुलफिल हो रहा है तो डेफिनेटली आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? अभी रूल नंबर 18 देखो। रूल नंबर 18 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 18 बोल रहा है, आई होप ये रूल सबको क्लियर होगा। लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। अभी देखो रूल नंबर 18, देखो रूल नंबर 18 क्या बोलता है। रूल नंबर 18 बोलता है विथ नेशनैलिटी द इज यूज्ड। अभी नेशनैलिटी के साथ भी द यूज करोगे। फॉर एग्जांपल द इटालियन, द इंडियन, द रशियन, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी नेशनैलिटी अगर गिवन है तो आप क्या यूज करोगे? द यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर काउंटेबल फॉर्म में गिवन है तो फिर आप क्या यूज करोगे? ए या एन यूज करोगे, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। नेशनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं द इंडियंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन द प्लानट, ठीक है, सॉरी, प्लानट, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट को नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कितनी बार द यूज किया? द इंडियंस, पहली बात नेशनैलिटी वाला रूल, ठीक है। द मोस्ट इंटेलिजेंट, याद है सबसे पहले हमने पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री वाला रूल। उसके बाद द प्लैनेट, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज के साथ आप यूज करते हो, ठीक है। एक चीज ये कितनी बार द यूज हुआ, वो सारे रूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट में। दूसरी चीज, ये रूल क्या बोल रहा है, अब इस स्पेसिफिक इस रूल की बात करते हैं। इस रूल में बोला गया द इंडियंस, यानी नेशनैलिटी जब भी गिवन है उससे पहले आप द यूज करोगे। अब यहाँ इस स्टेटमेंट में द इंडियंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईच एंड एवरी इंडियन, वो कहीं पे भी रह रहा है, नॉर्थ में रह रहा है, साउथ में रह रहा है, ठीक है, वेस्ट में रह रहा है, ईस्ट में रह रहा है, नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है चाहे, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या कह रहे हैं, उसके बाद साउथ ईस्ट में रह रहा है, या फिर बेसिकली कहाँ रह रहा है, साउथ वेस्ट में रह रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, कहीं पे भी इंडिया में रह रहा है, वो सब इंडियंस की बात कर रहा है। मतलब वो कलेक्टिवली सबकी बात कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस केस में आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? द यूज करोगे। लेकिन जब एक स्पेसिफिक इंडियन की बात होगी, एक स्पेसिफिक वन पर्टिकुलर पर्सन, एन इंडियन, राइट, एक पर्सन की बात हो रही है, तो उस केस में आप क्या आर्टिकल यूज करोगे? ए या एन। यहाँ पे एन इंडियन क्यों यूज किया? क्योंकि आई इज अ वॉवल, राइट। अभी अ रशियन हो सकता था, ठीक है, अ जर्मन हो सकता था अगर एक इंसान की बात की गई है, एन इटालियन हो सकता था अगर वॉवल है तो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर काउंटेबल फॉर्म में गिवन है, अगर एक इंसान की बात की जा रही है, तो आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? ईदर ए और एन। लेकिन अगर कलेक्टिवली बात की जा रही है तो आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? द आर्टिकल को क्या करोगे? यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड, थोड़ा सा क्लियर करूंगी, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली क्या किया है, यहाँ मेंशन किया है, अगर कलेक्टिवली बात की जाएगी तो आपको द यूज करना ही है। कलेक्टिवली कैसे होगा? यहाँ पे इटालियन, इंडियन, रशियन, ये अपनी अपनी कंट्री के सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेटमेंट में। जैसे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल द इंडियंस, नो मैटर वेयर दे आर रिसाइडिंग इन इंडिया, ऑल द इंडियंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन द प्लैनेट, ठीक है।
तो यहाँ पे ये सब इंडियंस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक इंडियन की बात की गई है या इस तरीके से किसी पर्टिकुलर नेशनैलिटी की बात की जा रही है कि काउंटेबल फॉर्म में गिवन है, एक इंसान है या दो इंसान है, ठीक है, तो उस केस में आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, ए या एन यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एन इटालियन केम टू सी मी। अभी इटालियन जो है वो बेसिकली आई से शुरू है, वॉवल है, हेंस एन यूज हुआ यहाँ पे। ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। ठीक है, अभी यूरोपियन वाला रूल मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे यूरोप के साथ एन यूरोप क्यों नहीं लगाया और अ यूरोप क्यों लगाया, बिकॉज ऑल्दो इट इज अ वॉवल बट इट इज साउंडिंग लाइक अ कॉन्सोनेंट, ये वाला रूल यहाँ पे लगा है। तो इन चीजों को ध्यान रखना, छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे रूल्स यूज हो रहे हैं। जैसे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में 3 रूल यूज हुए। ठीक है, तो ये जब आप याद कर लोगे रूल्स, आपके लिए इजी हो जाएगा। और याद कैसे होंगे, रिविजन से। रिविजन कैसे होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि ये मैं आपको अगर 30-40 स्लाइड्स का ये पीपीटी दे दूं तो आपके लिए रोज इसको रिवाइज करना इजी है। नो, यू वोंट बी एबल टू रिवाइज इट। आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, जैसे मैंने आपको कीवर्ड से सिखाया है। कीवर्ड्स याद रखें, जैसे सुपरलेटिव डिग्री के साथ, हेवनली बॉडीज के साथ, कलेक्टिवली अगर नेशनैलिटी को मेंशन किया है तो डिजीजेस के केस में क्या है, लिक्विड्स के केस में क्या है, मेटल्स के केस में क्या है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, न्यूज़पेपर का अगर नेम है तो आपको द यूज करना है। ठीक है, लैंग्वेजेस अगर गिवन है तो क्या है। इस तरीके से आपको कीवर्ड्स के साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ताकि आपकी ये जो 30-40 स्लाइड्स हैं ये सम अप होके एक A4 शीट या मैक्सिमम 2 A4 शीट्स में बेसिकली क्या हो जाए, छोटी हो जाए, समराइज हो जाए, राइट। और इस समरी को आप फिर बार बार रिवाइज कर सकते हो, रेदर देन दिस 30-40 स्लाइड्स, राइट। ओके, तो उसी तरीके से आपको ये चीजें याद रहेंगी। ओके, तो ये आई होप ये रूल नंबर 18 इज क्लियर टू एवरीवन। आई थिंक आई शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। अब ये चीज यहाँ पे याद रख लेना, अ यूरोपियन क्यों यूज किया और यहाँ पे मैंने एन यूरोपियन क्यों यूज नहीं किया, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे एन इंडियन, एक स्पेसिफिक इंडियन की बात हो रही है, काउंटेबल फॉर्म में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक ही इंडियन की बात कर रहा है, तो हेंस यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एन आर्टिकल यहाँ पे यूज किया, ना कि द। और यहाँ पे अ यूरोपियन, राइट। आई होप रूल नंबर 18 इज क्लियर टू ऑल। ओके, और अब आई गेस आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा कि किस तरीके से रूल्स एक ही स्टेटमेंट में बेसिकली क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, राइट। ठीक है, विद दिस आई गेस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ऑलमोस्ट ये सारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया, बट वी आर स्टिल लेफ्ट विद लाइक 10 मिनट्स, आई गेस 10 तो नहीं है, 7-8 मिनट्स हैं, तो हम कुछ कुछ चीजें रिवाइज कर लेंगे, अभी भी हम कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट रिविजन, पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये, अभी जो हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारे पास 7 to 8 मिनट्स हैं, ठीक है, तो मेरे को सबसे अच्छा तरीका जो रिवीजन का लगता है दैट इज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड से रिवाइज करना इज वेरी इजी, क्विक। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या होती है कि आप मैक्सिमम चीजें याद रख पाते हो। ठीक है, मैक्सिमम आपको बेसिकली क्या हो जाता है, लर्न हो जाता है। ठीक है, अगर आप पूरा पूरा याद करोगे रूल तो शायद आपको उतने अच्छे से ना याद हो, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखना। जैसे लैंग्वेज के केस में हमने क्या पढ़ा था, लैंग्वेज के केस में हमने पढ़ा था कि अगर जनरल सेंस में है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक नोट्स लाइक दिस, लैंग्वेज के केस में जनरल सेंस में है तो नो आर्टिकल इज यूज्ड, बट देन अगर पर्टिकुलर सेंस में है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रशियन नेम ऑफ द लैंग्वेज गिवन है प्लस लैंग्वेज वर्ड यूज किया हुआ है, तो कौन सा आर्टिकल यूज किया था, द यूज किया था। बट क्या हो जाएगा, बट ट्रांसलेटेड वर्ड अगर गिवन है तो आप फिर से कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे, नो आर्टिकल इज यूज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे समराइज करके आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स को बना सकते हो। ठीक है, और मैक्सिमम चीजों को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, दिस इज दी ओनली वे मेरे हिसाब से कम टाइम में ज्यादा चीजों को याद करना। ठीक है, बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, ये चैप्टर वैसे हम फिनिश कर चुके हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा सबको समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाउट्स हैं किसी भी रूल को लेके, यू वांट मी टू रिपीट सम रूल, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। जल्दी से बताओ, वी जस्ट हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट। Okay, see, I have quite a lot of people who are
watching this session live. I want all of you to reply. ठीक है, आप लोग सब ये क्लासेस के लिए पे कर रहे हो, आप सबको समझ आना चाहिए, ठीक है? तो और सबको समझ आएगा तभी सबसे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज हमारा मोटिव इज नॉट टू जस्ट टीच यू. आई डेफिनेटली, इफ आई एम टीचिंग यू, आई डेफिनेटली वांट रिजल्ट्स फ्रॉम यू. ठीक है, राइट? इफ आई एम टीचिंग यू, आई डेफिनेटली वांट यू टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम. स्पेशली मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. ओवरऑल एग्जाम में मैं चाहूंगी आप अच्छा परफॉर्म करो, बट देन मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो व्हाट आई वांट इज कि इंग्लिश में तो आप एटलीस्ट मैक्सिमम स्कोर करो. ठीक है, बिकॉज इंग्लिश का पेपर जितना मैंने देखा है, लाइक मैंने एक दो पेपर्स ही देखे हैं आपके वहां के. यूडीसी का एक एग्जाम मैंने देखा था. सी, ऐसा नहीं बोल सकते कि पेपर बहुत मुश्किल था. पेपर सीरियसली बहुत मॉडरेट लेवल का था वो पेपर. ऐसा नहीं है कि मेरे को आता है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट डेफिनेटली हाँ, चलो ओके, लेट्स डू वन थिंग. रादर देन रिवाइजिंग, व्हाट वी कैन डू इज, गिव मी 1 सेकेंड. व्हाट आई कैन डू इज, हम लोग वो यूडीसी का पेपर ही देख लेते हैं. ठीक है, ठीक है, सो दैट वी कैन हैव अ फेयर आइडिया कि कैसे पेपर आ रहा है और किस तरीके से हमें चीजों को करना है. ये पेपर मैंने डिस्कस भी किया था क्लास में. अभी पहले मुझे ये बताओ, Vladimir, I don't know why you have not been given the what do you say, PPTs so far. What I can do is, मुझे आप एक बार WhatsApp पे मेरे नंबर पे, see I'm added in the group, right? So what you can do is, you can WhatsApp me. ठीक है, I don't know what your real name is and किस तरीके से मैं इंस्टीट्यूट में बोलूंगी. आप मुझे WhatsApp कर दीजिए, ग्रुप में मेरा नंबर है, या ग्रुप में ही पोस्ट कर दीजिए. ठीक है, तो वहां से आई गेट टू नो कि किन किन को नोट्स नहीं मिले हैं. जिनको नहीं भी मिले हैं वो सब लोग ग्रुप में मैसेज कर दो. ठीक है, और वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आई विल कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट. ठीक है, जो भी वहां पे हैं उनको कह के मैं आपको आज नोट्स क्या कर दूंगी, प्रोवाइड करा दूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट, नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट? यूजुअली क्या होता था, मेरे इससे पहले वाला जो बैच था, बैच 1 जो मैंने लिया था, उसमें मैं क्योंकि पीपीटीज बना रही थी साथ साथ, हेंस पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, मैं नोट्स प्रोवाइड करा रही थी. बट क्योंकि अब नोट्स रेडी हैं तो आप लोगों को पहले भी मिल सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप. ठीक है, मुझे ग्रुप में पोस्ट कर देना, मुझे पता चल जाएगा किन किन को नहीं मिला है. तो उन स्टूडेंट्स को हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे. मैं कोशिश करूंगी आज ही मिल जाए आपको, राइट? अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, ये जो पेपर मैंने ओपन किया यूडीसी का पेपर, ये सबको दिख रहा है? इज इट विजिबल टू ऑल? ओके, तो ये जो यूडीसी का एग्जाम है, ये अभी रिसेंट ही कोई एग्जाम हुआ था. ठीक है, अभी यहाँ पे हम ये पेपर डेफिनेटली सॉल्व नहीं करेंगे, बट मैं आपको चीजें बताने की कोशिश करूंगी कि पेपर से डरने की जरूरत नहीं है. पेपर वाज नॉट डिफिकल्ट, इंग्लिश वाला सेक्शन डिफिकल्ट नहीं था. और जो भी हम सिलेबस कवर करेंगे यहाँ पे हमारी इंग्लिश की क्लासेस में, उसमें ये सब चीजें जो आई हुई हैं एग्जाम में वो कवर हो ही जाएंगी, राइट? और मैंने जब इस इस पर्टिकुलर बेसिकली क्या किया, इस एग्जाम को जब मैंने यू नो डिस्कस किया था क्लास में, ठीक है, इसका एक वीडियो आया था जहाँ पे आंसर्स प्रोवाइड किए गए थे, डिस्कस किया गया था इस क्वेश्चन पेपर को. वहां पे उसके बाद भी फिर जब भी हमने ये चैप्टर्स किए, व्हाट वी डिड, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन स्टूडेंट्स की कैसे ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं, ये रूल्स में से ही तो क्वेश्चंस आ रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टेटमेंट सेम आ रहा है. जो एग्जाम्पल मैं यूज कर रही हूँ, या जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पेपर में वो सेम उठा के डाल रहे हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि पेपर डेफिनेटली आई एम नॉट सेटिंग द पेपर, राइट? एग्जामिनर अपने लेवल से सेट कर रहा है. बट डेफिनेटली एक चीज जो मैं आपको बोल सकती हूँ वो ये है कि अगर आप इन रूल्स को अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, तो आपके क्वेश्चंस जो है वो इन रूल से बाहर नहीं आ रहे. आपको डेफिनेटली उसका आंसर आप पहुंच जाओगे. और किस तरीके से पहुंचोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम्स है. ठीक है, एंटोनिम्स आपको याद करने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा. लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये है रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टेड स्पीच में अभी फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर था जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, एंड वी डिड 3 रूल्स. एंड उन 3 रूल्स में से 2 क्वेश्चंस यहाँ इस पेपर में आए हुए थे.
ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन था, राइट, एक तो यही क्वेश्चन था और दो और क्वेश्चंस थे। टोटल यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन दिए गए थे? आई गेस 4 to 5 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर आए हुए हैं। 4 to 7 क्वेश्चन जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में से थे, ठीक है। और यहाँ पे 3 आउट ऑफ दैट 2 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दोज रूल्स ओनली। 3 ही रूल्स पढ़े और उन रूल्स में से 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली इस पेपर में आए हुए थे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी रूल्स को अच्छे से याद कर लेना बस, और प्रैक्टिस अपनी अच्छे से रखना। तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चंस जो है बहुत मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस वो आपसे अभी पूछ रहे हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछ रहे हैं कि पेपर सॉल्व होगा ही नहीं या आपको लगेगा कि नहीं। तो इंग्लिश में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। अभी ये देखो, ये दो क्वेश्चंस जो हैं, बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस, ये दोनों सेम ही रूल से हैं, ठीक है। तो से एक रूल पढ़ा था, उसी में से दो क्वेश्चंस जो थे वो यहाँ इस पेपर में रिफ्लेक्ट कर गए थे, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप रूल्स को याद रखोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा रूल आपने कहाँ यूज करना है। स्टेटमेंट कभी भी सेम नहीं आएगी, ठीक है, बट रूल्स यूनिवर्सल है, रूल सब जगह सेम अप्लाई होंगे। देखो अभी रिपोर्टेड स्पीच के बाद ये देखो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू लिस्ट ऑफ एंटोनिम सिनोनिम। वो सब इंस्टीट्यूट आपको नोट्स देगा, मैंने तैयार की है ये लिस्ट, एंटोनिम की, सिनोनिम की, होमोफोन्स एंड ऑल, ठीक है, वो सब आपको, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके और क्या होता है, और जो भी मतलब पार्ट 2 में वोकैबुलरी पार्ट 2 में चीजें थी वो सब यहाँ पे हमने नोट्स में कवर की हैं, ठीक है। और उसको धीरे धीरे से याद करना, और क्विज जो मैं रोज दे रही हूँ ग्रुप में उसको अटेम्प्ट कर लिया करो, ठीक है। एक ऑनलाइन एक सीएसएम एकेडमी का जो मेन ग्रुप है उसमें मैं वो क्विज डालती हूँ 2 क्वेश्चंस के साथ रोज, ठीक है। उसको देख लिया करो, उसको लिख लिया करो, क्योंकि वो मैं न्यूज़पेपर में से वर्ड्स जो है वो चूज करके डालती हूँ, ताकि अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक थिंग्स, ये जो बेसिक क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं बुक्स में से, अगर वो कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे भी जाते हैं या मॉडरेट लेवल पे भी जाते हैं तो आपको वो भी नए वर्ड्स पता हो। और इससे एक चीज और होगी, आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी स्ट्रांग और हो जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का पूछा हुआ है, और ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मैं आपको दे रही हूँ, उनको अगर आप याद करके जा रहे हो तो डेफिनेटली ये चीजें कवर हो रही है वहां पे, ठीक है। बहुत सिंपल लेवल उन्होंने आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स पूछे हुए हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे आपको, क्लास में भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्विज की फॉर्म में, तो वहां से हो जाएगा। अभी ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना, इसका जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, मैंने डिस्कस दिस क्वेश्चन पेपर, तब मैंने तरीका डिस्कस किया था कि आपको ये वाले क्वेश्चंस जो है वो कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं ये हमने डिस्कस किया था कहाँ पे, उसमें। लेकिन जो मैं आपकी वीकली टेस्ट लूंगी, वो टेस्ट जो है वो इसी पैटर्न पे लूंगी जिस पैटर्न पे एपीएसएसबी अपने एग्जाम्स को क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। मैं पैटर्न में थोड़ा सा चेंज भी करूंगी सो दैट यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे भी हम जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा चेंज भी करूंगी सो दैट इन केस अगर ये लोग एकदम से चेंज करते हैं पैटर्न या एकदम से क्वेश्चंस को डिफिकल्ट डालना शुरू कर देते हैं तो पेपर में आपको दिक्कत ना हो। आप घर से अगर डिफिकल्ट की प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली अगर एग्जाम इजी होगा तो आपके लिए तो सबसे इजी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हम लोग हर तरीके से पेपर की वीकली टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे, इजी लेवल पे भी, मॉडरेट लेवल पे भी, और डिफिकल्ट लेवल पे भी। अभी एग्जामिनर को इजी पूछना, इजी पूछ ले हमें वो भी आता होगा, मॉडरेट पूछेगा तो हमें वो भी आता होगा। इन केस अगर एग्जाम डिफिकल्ट आता है, ठीक है, तो मैक्सिमम जनता के लिए डिफिकल्ट होगा वो, ठीक है, बट आई वांट आप उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ। तो हम इस लेवल पे भी प्रैक्टिस करेंगे वीकली टेस्ट में, राइट। अभी ये देखो, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है, ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था वहां पे, ठीक है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके वहां पे भी डाल रही हूँ, टेस्ट पेपर्स में भी डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। फिर एक ही आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आई गेस वो पैराग्राफ फिलिंग एंड ऑल, जिसको क्लोन्स बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो ये भी हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, राइट, वहां पे ये आपका कवर हो जाएगा। सो वी आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट इन वीकली टेस्ट, वहां पे आपका ये सब सेक्शन जो है कवर हो जाएगा। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ रहे हैं,
ठीक है, वैसे तो यहाँ पे इन्होंने जो स्पेलिंग्स पूछी है वो कंपैरेटिवली बहुत नॉर्मल स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछ लिया, बट स्टिल हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन 26 to 29 इन्होंने पूछे हुए हैं। ये भी आपसे देखो, ये जो ये पर्टिकुलर जो चीजें आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या एररनेस पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपको बताने के लिए बोल रहे हैं, उस केस में आपको ना क्या होगा, आपकी हर एक चैप्टर की थोड़ी थोड़ी नॉलेज ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको करने का एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसको करने की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हर चैप्टर के जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आप करो, ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद टेस्ट में इसको डिफरेंट चैप्टर्स में से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ऐसे आपसे पूछना, दैट इज माय वर्क, आई विल डू दैट वेल, राइट। तो आपको रूल्स अगर क्लियर होंगे, हर एक चैप्टर क्लियर होगा, तो डेफिनेटली आप ये चीजें क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंप्लेंट 8 है, ठीक है, अब ये प्रेपोजिशन जो है, जब हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अगर आपने प्रेपोजिशन चैप्टर अभी पढ़ा है, आई डोंट नो नहीं पढ़ा, बट जब हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आप क्लियरली यहाँ पे फिगर आउट कर पाओगे कि कौन से चैप्टर में से क्या गलती करके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अभी यहाँ पे द टॉलर बॉय, ठीक है, अभी ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कृष्णा इज द टॉलर बॉय इन द क्लास। ठीक है, अभी इन द क्लास की बात कर रहा है, मतलब क्लास में 10 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 100 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो टॉलर कैसे हो सकता है। हमने क्या पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को हम कब यूज करते हैं, जब दो लोगों में कंपैरिजन हो, पर यहाँ तो दो लोगों में कंपैरिजन ही नहीं हो रहा, कृष्णा का कंपैरिजन पूरी क्लास के साथ हो रहा है, यानी पूरे ग्रुप के साथ हो रहा है, हेंस यहाँ टॉलर कैसे आ सकता है, हाउ कैन द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बी यूज। यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो मेरा पॉइंट ये हुआ है कि आपको, अगर आप ये इंग्लिश की क्लासेस को अच्छे से कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप मिस्टेक को एग्जामिनर जो गलती कर रहा है क्वेश्चन को सेट करने में, उसको फिगर आउट ना कर पाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप नहीं फिगर आउट कर पाओ। आप स्टेटमेंट को पढ़ते ही फिगर आउट कर लोगे कि यार ये इसने क्यों गलती कर दी है ना, एंड यू विल बी एबल टू रीच द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे तो है ही, ठीक है, प्लस रूल्स को पढ़ने और याद रखने पे। पर इस बात पे भी है कि एग्जामिनर जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन सेट कर रहा है आप लोगों को ट्रैप करने के लिए, कि आप लोग आंसर गलत मार्क करके आओ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जामिनर जो गलती कर रहा है स्टेटमेंट को सेट करने में, जैसे यहाँ पे हम उस गलती को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब आप लोग खुद से एग्जाम में बैठे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आपको पता चले कि क्या मिस्टेक की है यार इस एग्जामिनर ने, कहा मुझे ये ट्रैप कर रहा है, और आपको उसके इस ट्रैप में नहीं फंसना है, राइट। तो एग्जामिनर की गलतियां हम यहाँ पे पकड़ेंगे जैसे एग्जामिनर हमारी गलतियां पकड़ता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया, ये भी मैं आपका, ये जो पार्ट ऑफ द है, ये जो पार्ट ऑफ द सिलेबस है, इसको एज सच कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है जिसमें से हम लोग कर रहे हैं, बट यस न्यूज़पेपर्स में या फिर कहीं पे भी ऐसे जो वर्ड्स हैं, जैसे इसका करेक्ट आंसर इज पुअर फिश। अभी बेसिकली क्या किया, ये जो मैं क्विज करा रही हूँ आपको ग्रुप में, उसमें बाई चांस ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था पोल की फॉर्मेट में। ठीक है, पोल की फॉर्मेट में पूछा हुआ था एंड दिस अपीयर्ड इन द पेपर, ऐसे आई आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, तब तो मैंने पढ़ाना शुरू ही किया था, बट सडनली स्ट्रेंज पर्सन को क्वीर फिश बोलते हैं, ऐसा एक पोल में डाला था, एंड ये समाउ आपका पेपर में अपियर कर गया। ठीक है, तो ये जो कुछ कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं, इनको डेफिनेटली हम कवर करेंगे ये सारे फ्रेजेस को। ठीक है, क्विज की फॉर्म में भी, और इनके मैं आपको कुछ जितने भी नोट्स हो पाएंगे वो आपको अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, ओके, तो ये भी हम लोग कवर करने वाले हैं, और इसकी टेस्ट में भी मैं आपकी ऐसे क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद ये देखो, यहाँ पे बेसिकली आपका क्या पूछा हुआ, पैसिव फॉर्म पूछा हुआ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी काफी इजी था, हम लोग रूल्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अप्रोप्रिएट वर्ड्स चूज करने थे यहाँ पे। ठीक है, ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो, राइट। तो ये भी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक तरीके से प्रेपोजिशंस की तरह ही पूछा हुआ है, राइट।
तो देख लेंगे। और ये मैं आपको टेस्ट पेपर में, इसकी ना कोई तैयारी नहीं हो सकती है ये पैसेजेस की, इसको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा आपको, ये जो पैसेजेस ये लोग पूछ रहे हैं। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्या करती हूँ मैं, हर वीक जो आपका टेस्ट होगा, अभी तक मैं क्या करी थी बैच 1 के साथ, हर वीक जो टेस्ट हो रहा था उसमें एक ऐसा पैराग्राफ मैं डेफिनेटली डालती ही हूँ, ठीक है। बिकॉज आई डोंट नो आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आई वॉन्ट एटलीस्ट 1 पैराग्राफ हर वीक आप लोग टेस्ट में, टेस्ट की फॉर्म में प्रैक्टिस इसको कर लो, ठीक है। सो दैट आपको पता चले कि किस तरीके से अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यहाँ पे क्या करना है आपको डालना है, ठीक है। तो वो हम प्रैक्टिस हर वीक कर रहे हैं, टेस्ट में कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था जम्बल्ड सेंटेंसेस को लगाना। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं, इसमें कुछ डिफिकल्टी आती नहीं है, ठीक है। बट ये भी फिर इसको कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है। और इसका कोई सेट नोट्स भी नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ये प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस वो टेस्ट की फॉर्म में हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। अब से मैं एक चीज और कर सकती हूँ कि हम लोग एवरी क्लास में क्या करें, लाइक ये प्रैक्टिस मैं आपके बैच में शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं नहीं कर रही थी। हर एक क्लास के बाद, जैसे आज की क्लास तो नहीं, अभी कल जो क्लास होगी उसके बाद, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव यू 5 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। वो 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आई वांट यू ऑल टू पोस्ट योर आंसर्स, मे बी इन द ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर पोस्ट करना चाहो, एंड इफ यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, देखो गलती से मत डरना, आंसर्स यहाँ पे गलत हो जाएंगे तो ही पेपर में सही होंगे, अगर यहाँ पे गलत नहीं होंगे तो पेपर में जाके गलत हो जाएंगे। चूज वाइजली, अब आपको यहाँ पे गलत आंसर्स करने हैं या फिर पेपर में करने हैं, तो यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कर लो कि पेपर में आप सही मार्क करके आओ, राइट। तो कल से मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे दिया करूंगी होमवर्क, उसको आपने सॉल्व करना है, चैप्टर से रिलेटेड ही दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। उसको आप सॉल्व करोगे एंड आई वांट यू टू आंसर ईदर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, या तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर करो, ठीक है। या फिर आप बेसिकली क्या करोगे, नेक्स्ट डे जब हम क्लास लेंगे, बट ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि आप लोग बहुत स्लो रिप्लाई करते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो यस, व्हाट्सएप ग्रुप में ही आंसर करने हैं आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है। तो कल से आई विल बी गिविंग यू 5 क्वेश्चंस ईच डे आफ्टर एवरी क्लास, एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और जो लोग भी क्लास लगा रहे हैं उनके आंसर्स तो मुझे डेफिनेटली चाहिए, जो रिकॉर्डेड सेशंस भी सुन रहे हैं, यू गाइज ऑल्सो ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस, इट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म करोगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी इंग्लिश के पेपर में 50 क्वेश्चंस उन्होंने आपसे पूछे हैं, ठीक है। और 50 में से जब आप इसको, इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इस पेपर को सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस पेपर में इन 50 क्वेश्चंस में से आई गेस 40 मार्क्स लेना वाज नॉट डिफिकल्ट, 40 मार्क्स कुड हैव इजीली बीन फेच्ड, 38 टू 40 मार्क्स आप लोग इजीली स्कोर कर सकते थे, 42 तक भी जा सकता था, ठीक है। तो इतने मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो इंग्लिश के पेपर में, इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, रूल्स को पढ़ रहे हो, उनको टाइमली रिवाइज कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये हो सकता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, राइट। 38 टू 40 या 42 मार्क्स। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको बेसिकली एग्जाम को क्लियर करने में बाकी कंपेटिटर से एज दिला देगा। मैथ्स भी डेफिनेटली स्कोरिंग है, जीके भी स्कोरिंग है अगर आपको आती है तो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जीके नहीं आती होती है। और जो सर आपको जीके करा रहे हैं, ही इज लाइक सीरियसली ही इज टीचिंग एट अनदर लेवल, राइट। मैं खुद उनसे एक टाइम पे पढ़ी हूँ, ठीक है। और इसको आपने बेसिकली क्या करना है, इंग्लिश को अच्छे से बस प्रैक्टिस करो और सॉल्व करते रहो, ठीक है। ओके, सो विद दिस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। कुछ और क्वेश्चंस है तो पूछ लो, बिकॉज देन आई विल बी वाइंडिंग अप द क्लास फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस or shall I wind up the class? Okay. Okay then. I'll see you in tomorrow's class, same timing. Meanwhile, study hard, practice good. WhatsApp में post कर देना notes नहीं मिले हैं तो I'll see to it, right? चलिए, okay, bye bye, bye bye everyone. अच्छा, ओके, ओनली एडमिन स्कैन, एक्चुअली आप लोग बातें बहुत कर रहे हो ना उस ग्रुप में, तो शायद आई गेस उन्होंने सेटिंग्स चेंज कर दी होंगी, तो मेरे को इंडिविजुअली मैसेज कर दो यार, उस पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। आई विल टॉक टू सर, या इंस्टीट्यूट अगर हो, अगर कांटेक्ट है इंस्टीट्यूट में तो इंस्टीट्यूट भी बात कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मुझे मैसेज कर देना, आई विल सी टू इट, राइट।
किस किस को नहीं मिले मुझे बता देना, ठीक है? ओके ओके, देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन टुमारोज क्लास, बाय बाय।